गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं क्लास 7 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, जिसके कुछ पार्ट्स को मैंने जो है पहले अपनी वीडियो में पार्ट 1 में, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप जो सेकंड पार्ट है उसको भी समझ सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी जो है नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, ताकि और बुक के साथ बैठिए साथ के साथ, ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर आपका हो सके और आप जो है कुछ नए शब्द जो बुक के अंदर आए हैं उसको भी आप जो है सही तरीके से जान सके उस बारे में भी कि क्या नए शब्द हैं उनकी मीनिंग क्या है और किस किस चीज़ से चेंजेस आए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, हम आए थे सेकंड पार्ट में, जो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू था। इसकी जो रिमेनिंग दिखाई दे रहा होगा, ये हेडिंग लिखी हुई है न्यूज़ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। और मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ही मतलब पहले मैं इस पार्ट का इंट्रोड्यूस करा दूंगी आपको कि क्या इस जो पार्ट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी है। अगर मैं पूरा आपको इसका इंग्लिश और फिर उसके बाद हिंदी एक्सप्लेन करने लगूँ तो वो वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती हैं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल हैं, जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है जाननी, तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस हुए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में, क्या क्या चेंजेस हुए। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ा, जिसके कारण हमारा डेवलपमेंट भी हुआ, काफ़ी चीज़ों में हमारा विकास हुआ। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों में चेंजेस हुआ, तो यहाँ पर लिखा है लाइक अ पर्शियन व्हील। जो इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील का यूज़ हुआ सबसे पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्शियन व्हील्स। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, ये पर्शियन व्हील है। और इरिगेशन के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि खेती एग्रीकल्चर बढ़ा तो इरिगेशन सिंचाई के लिए इसको रहट हिंदी में से शब्द बोलेंगे, सिंचाई के लिए रहट बोलेंगे। और द स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, और कताई के लिए चरखा, कताई के लिए चरखा यहाँ पर ले आई। इन चीज़ों का आविष्कार हुआ। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब कि युद्ध में जाने के लिए जो पोत और हथियार का यूज़ होता था उसका भी आविष्कार यहाँ पर हुआ। उसके बाद कुछ नई चीज़ें आई, जैसे कि फूड बिवरेज है, जो नई चीज़ें हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से जो फूड आइटम आए उसमें है पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। ये भी जो है सब कॉन्टिनेंट में आए। और ये कौन लेके आए इन चीज़ों को लेके आए जो लोग मतलब बाहर से जो लोग आए थे, और जो लोग नए आइडियाज़ लेके आए थे, नए नए साधन लेके आ रहे थे, तो नई नई चीज़ों को लेके आ रहे थे, तो वो लोग इन चीज़ों को भी लेके आए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो हम डिटेल में जो है इनके बारे में जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वो चैप्टर है 5, 6, 7, इनमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन कारणों से क्या हुआ, हमारे किन चीज़ों में चेंजेस हुआ। हमारा इकोनॉमिक पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, पॉलिटिकल पार्ट अच्छा हुआ, और हमारा सोशल और कल्चर पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फूड आइटम में कौन कौन सी चीज़ें आई, और नए जो चीज़ें बनी थी वो क्या बनी थी। जैसे स्पिनिंग व्हील की मैंने यहाँ पर बात की, और जो व्हील ऑफ इरिगेशन है, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, आपका फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फायर आर्म्स इन कम्बैट, ये चीज़ें थी। और फिर किन किन चीज़ों में परिवर्तन। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक जो पार्ट है, इस पार्ट के अंतर्गत आपको बताया गया है। देखो जैसे लिखा हुआ है कि देयर वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल्स traveled long distance in search of opportunity, and the subcontinent had immense wealth and the possibilities for peoples to carve a fortune। यानी कि अब देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, इकोनॉमिक पार्ट भी बढ़ा, पॉलिटिकल पार्ट भी बढ़ा, तो लोगों में गतिशीलता है, लोग एक्टिव हुए, मोबिलिटी मीन्स गतिशील हुए, और ग्रुप ऑफ द पीपल्स ट्रैवल करने लगे, मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह को, ताकि उनको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और वो अपनी अच्छे फॉर्चून के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए, इमेंस वेल्थ मतलब संपदा के लिए, जो विशाल अच्छी संपदा है उसके लिए वो लोग क्या करने लगे, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लोगों को लगने लगा, तो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो लोग फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया था। देन आफ्टर एक वर्ड आया है यहाँ पर राजपूत शब्द, आप देख सकते हैं राजपुत्र, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। राजपुत्र, जैसे कि आप अगर हिंदी में इसको तोड़ेंगे तो ये ड्राइव हुआ राजपुत्रा से। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी कि सन ऑफ द रूलर। तो एट्थ सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक का किनको कहा जाता था राजपुत्र, जो थे वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे। तो यहाँ पर वॉरियर्स लिखा है, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। और राजपुत्र कौन होते थे, क्षत्रिय वंश से, जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ये चीज़ आपको दी हुई है, आप लोग इसको रीडिंग कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर इस पार्ट का मतलब कि राजपुत्र किसको कहा जाता था, वॉरियर्स होते थे, और जो क्षत्रिय कास्ट
जो थे उसको करते थे। साथ ही साथ अब अगर हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखने जाएंगे, जहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखने को जाएंगे तो कुछ नई नई जातियाँ बनी थी, जिसके अंतर्गत देखो आप देख सकते हैं मराठा, सिख, जाट, अहोम, कार्यस्थल, ये कुछ जातियाँ बनी थी, कुछ ग्रुप बने थे। ये ग्रुप जो नए ग्रुप बने इस बीच ड्यूरिंग दिस पीरियड बने हुए थे। गेटिंग माई पॉइंट। अब आएंगे हम नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, नीचे नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल कटने लगे तो एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, खेती बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, जो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जिनको फॉरेस्ट ड्वेलर कहा जाता, आदिवासी कहा जाता था, तो वो लोगों को फिर माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ा। तो उसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे जब जंगलों को ऐसे कटाई चलती रही तो कुछ फिर बाद में क्या हुआ कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो थे उन्होंने भी खेती करनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी तो उनके फिर अपने एक ग्रुप बनने लगे, आदिवासियों के जो थे अपने। तो यहाँ पर एक शब्द और आया हैबिटेट, इसका मतलब देखेंगे। हैबिटेट मतलब होता है कि जो अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल ले। जैसे आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी तो उन्होंने अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लिया। तो जो अपनी जीवन शैली को उसके अनुरूप ढाल ले तो उसको हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट मतलब इन इंग्लिश रेफर टू द एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंस। आपके साइट में आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही है कि अपने एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को ढालना, एनवायरनमेंट के अनुरूप अपने आप को ढालना, इट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। और इसको हिंदी में पार्यावस भी कहा जाता है, पार्यावस। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर जैसे इन्होंने अपने को तो इनके ग्रुप बनने लगे। जब इनके ग्रुप बनने लगे तो फिर इनकी अपनी रीजनल मार्केट होने लगी, अपनी रीजनल इन्होंने मार्केट बनानी शुरू करी। और फिर इनके अपने प्राइस्ट होते थे, पुजारी होते थे, इनके मॉनेस्ट्रीज बने, इनके टेम्पल्स बने। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इनके जब ग्रुप बने तो इसमें कुछ लोगों के पास अच्छी ज़मीन थी तो वो तो ज़मीन अच्छी कर लेते थे, खेती अच्छी कर लेते थे। लेकिन किसी के पास ज़मीन जो थी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, किसी के पास केवल पशु तक ही सीमित थे, वो पशु का पालन करते थे, कुछ लोग खेती करते थे। तो जब इनके पास इनके ग्रुप बनने लगे, इनकी मार्केट बनने लगी धीरे धीरे, तो इनको टैक्स भी देना पड़ता था। तो यहाँ पर जब टैक्स वाली प्रॉब्लम आई तो बहुत से जो लोग थे, ग्रुप थे, वो नहीं एफर्ट कर पा रहे थे। तो इसके कारण इकोनॉमिक और सोशल में जो है इनमें डिफरेंसेस आने का मतलब ये प्रॉब्लम आने लगी इकोनॉमिक पार्ट में भी। और इनके जो ये पार्ट है इकोनॉमिक में भी इनकी प्रॉब्लम आने लगी। और जो इनका सोशल है डिफरेंसेस, उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस तरह के बदलाव आने लगे तो फिर जातियाँ बनी उन्हीं के ग्रुप की, जो मैंने अभी आपको आदिवासी के बारे में बताया, तो उनकी फिर कुछ जातियाँ बनने लगी। उन जातियों को इन्होंने सब कास्ट में डिवाइड कर लिया, उनकी रैंक के आधार पर जातियों को उन्होंने सब कास्ट में डिवाइड कर लिया। यानी कि जिसके पास थोड़ा रैंक के आधार पर उनको डिवाइड कर लिया, जिनके पास ज़मीन है या जिनके पास ज़मीन कम है या जो पशुपालन करते हैं, तो इस कारण उन्होंने सब कास्ट में इनको डिवाइड कर दिया। अब जातियाँ किसको कहेंगे हम, जाति से तुम क्या समझोगे, तो जाति यहाँ पर जब शब्द आया तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जाति क्या है। फिर जाति इस तरह से बने, जैसे मैंने आपको बता दिया था, तो इनके अपने ग्रुप बने थे। ग्रुप जब नहीं कर पा रहे थे एफर्ट टैक्स वैक्स को, तो उनके अपनी फिर जातियाँ बनी जिनके अपने रूल और रेगुलेशन होते थे। तो इन जातियों के अपने क्या होते थे, रूल्स और रेगुलेशन होते थे, जिनको कि उनके मेंबर को, जाति के मेंबर को मानना जरूरी होता था। अब अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जाति का बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है और आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आपके लिए समझना इतना ही काफ़ी है कि जाति जो होती थी उनके रूल्स रेगुलेशन होते थे। और गांव के जो प्रमुख मुखिया होता था, मतलब जातियों का जो प्रमुख मुखिया होता था, उसको जो एक एजेड पर्सन होता था उस ग्रुप का और उस जाति का, तो उसको बना दिया जाता था, उसका एल्डर जो होता था उसको उसका मुखिया बना दिया जाता था। और धीरे धीरे यही जो जातियाँ थी उनकी फिर जाति पंचायत बनने लगी। फिर गांव में जो है, विलेजों में जो है जाति पंचायत बनने लगी और सबको ही जो भी जाति रूल रेगुलेशन बनाती थी उनको कहना मानना पड़ता था या उनको उनका रूल्स का फॉलो करना पड़ता था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है रीजन एंड एम्पायर। यहाँ पर रीजन का मतलब है क्षेत्र और एम्पायर का मतलब है राज्य, के कैसे बड़े नए नए राज्य। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके आने वाले जो चैप्टर है उनमें आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें भी वही लिखा है कि आपका जो चोल डायनेस्टी है, तुगलक है, मुगल है, इनके बारे में हम जो है आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आता है इस पैराग्राफ में, दिल्ली सल्तनत, गयासुद्दीन बलबन। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। और इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड है आपका 1216 से लेकर 11 तक का इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या किया था, उस समय इनका जो राज्य फैला हुआ था, यहाँ पर बंगाल है, बंगाल से लेकर इनका राज्य जो था पूरे गुजरात तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक इनका राज्य फैला हुआ था। और इन्होंने जो द्रविड़ पार्ट है, जो साउथर्न पार्ट है, उसमें द्रविड़ पार्ट उसको कहा जाता है, यहाँ पर भी इनका राज्य क्षेत्र अधिकार फैला हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद से अब ये इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, अमीर खुसरो का नाम जैसे आप
क्लास में किया था। तो इन पोइट ने बताया कि जो था 1318 के करीब, 1380 के जो समय ड्यूरेशन है 1318 का है। तो ये पोइट ने बताया कि उस समय लोग जो थे अपने अपने रीजन की लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो जिस रीजन में रहता था उस रीजन की लैंग्वेज यूज़ करते थे। यहाँ पे दिया भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, देवमुद्री, कर्नाटकी, तेलंगानी और गुर्जरी, माबरी और गौरी, अवधी, इस तरह की जो लैंग्वेज थे उस रीजन के क्षेत्र विशेष के जो लोग रहते थे उस रीजन का यूज़ करते थे। अमीर खुसरो ने ये भी बताया कि जो संस्कृत में जो संस्कृत लैंग्वेज थी सबसे पुरानी लैंग्वेज इसको माना गया है, इसका भी यूज़ करते थे, लेकिन इसका यूज़ जो था कॉमन पीपल नहीं करते थे, बल्कि इसका ब्राह्मण लोग ही इसका यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की है। फिर धीरे धीरे समय जो है जैसे कि अभी नीचे वाले में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी बनी, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल सॉरी। तो ये सारी डायनेस्टी जो है इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में मुगल राज्य का जब पतन हुआ, 18वीं सेंचुरी के बीच में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो कुछ छोटे छोटे जो है सब रीजन में जो छोटे छोटे राजा राज्य करने लगे। ठीक है, तो छोटे राजा राज्य करने लगे। तो ऐसा नहीं कि जब राजा राज्य करने लगे तो अपने ही नियम और कानून करते थे, अपने कल्चर को यूज़ करते थे। वो मुगल साम्राज्य में जो चले आ रही जो जितने भी थे वो थी, उनका जितना भी ट्रेडिशनल जो उनका था वो भी उनकी लैंग्वेज फॉलो करते थे, उनका कल्चर, इकोनॉमिक जो पार्ट भी वो लोग मतलब उन्होंने अपने समय में जिन चीज़ों को लगाया था, जिन चीज़ों को, तो उनका भी यूज़ वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज पे, जो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और छोटे छोटे राज्य बने, तो वहाँ के जो क्षेत्र के रीजन के जो लोग थे, राजा थे, वो उनका भी फॉलो करते थे। बाकी जो मैं समझती हूँ इतना आपके लिए काफ़ी है इस वीडियो में। और बाकी जो नए कुछ 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, ओल्ड एंड न्यू रीजन, और एक और चैप्टर आपका एक पॉइंट और बचा है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आपकी बची हुई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक मैं समझती हूँ आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको वाकई में ये चैनल मेरा अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और मिलता है। क्योंकि ये वीडियो ही मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि जो स्लो लर्नर हैं वो भी जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैंने बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।